हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित जो आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएसआई से संबंधित जो एग्जाम होने वाला है कुछ ही यानी महीनों में। तो आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसके साथ साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना होगी या यूपीएसआई से संबंधित कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा तो आपको सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जिसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता है कि कोई नोटिस जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिस आए, तो इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। ऑप्शन ए रेखांकित शब्द में लिख रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कारण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी अपादान कारक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक है। अब जैसे आप पहचानेंगे कैसे कि कर्म कारक कैसे क्या आप पहचानते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं, यानी कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कर्म कारक कहते हैं। किसे? जो मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का या फल पड़े उसे क्या कहते हैं? प्रभाव पड़े या फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म का कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी है। या दूसरे शब्दों में वाक्य क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। ये आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी करण, यानी कौन सा होता है? करण कारक आपका होता है। सुरेश यानी कौन सा होगा? तो आपका करण कारक होगा। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। तो आपका किससे पत्र लिखा? तो पेंसिल से। किसके द्वारा पत्र लिखा? तो पेंसिल के द्वारा पत्र लिखा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो करण कारक आपका होगा। अब जैसे पहचानेंगे कैसे कि करण कारक किस तरह से पहचानते हैं, तो वाक्य में जिस शब्द से
जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन ए करण कारक। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। आप कर्ण कारक को पहचानेंगे कैसे? जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध हो, क्या हो? संबंध का बोध हो, उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग स से या के द्वारा होता है। क्या होता? स से होता है या के द्वारा होता है, यानी से या के द्वारा, इन दोनों में से कोई एक, जैसे आपका होगा कि या तो से होगा या के द्वारा, ये दोनों में से कोई एक आपका होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन आपका सी संप्रदान। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है तो संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान आपका कारक है। अब जैसे आप पहचानेंगे कैसे कि ये संप्रदान कारक को कैसे पहचानते हैं, तो आपको बता दें, जिसके लिए कुछ किया जाए, जैसे जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको या किसी को कुछ दिया जाए। क्या किया जाए? दिया जाए। इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मोहन ने पत्र लिखा, ऑप्शन बी बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऑप्शन सी गीता का भाई आया, या ऑप्शन डी हम आँखों से देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
बिल्ली छत से कूद पड़ी, क्या सही होगा? बिल्ली छत से कूद पड़ी। ये किस तरह का है? तो अपादान है। अपादान कारक में क्या होता है कि किसी चीज़ से जैसे क्या होता है, एक तरह से अलगाव होता है। तो आपको बता दें कि अपादान कारक को आप पहचानेंगे कैसे? जैसे अपादान कारक का जो प्रयोग होता है, या इससे क्या होता है कि जैसे से क्या होगा? से आपका आएगा, और इसमें क्या होता है कि अलग होने का जैसे किसका अलग होने का पता चलता है। जैसे अभी बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से, तो यहाँ पर छत क्या है? तो छत से यानी बिल्ली क्या हो गई? अलग हो गई, यानी अब वो दूसरी जगह मतलब जैसे पहुँच गई, अब छत पर मतलब बिल्ली नहीं है। कभी भी जैसे आपको अपादान से संबंधित जैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही आसानी से उसका उत्तर देना होगा। कि जैसे अभी आपसे ये पूछा जाए कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, क्या गिरा? पेड़ से पत्ता गिरा। तो आप जैसे नॉर्मल इमेजिनेशन कीजिए, जैसे सोचिए कि जैसे पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो क्या होता है कि पेड़ जहाँ पर खड़ा होता है उससे क्या है, जैसे पेड़ की जो टहनी होती है वहाँ से पत्ता क्या होता है, यानी दूर हो जाता है, यानी अलगाव हो जाता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? तो आपका अपादान कारक बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यह मेरा चश्मा है वाक्य में के रेखांकित शब्द में कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी संबंध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी संबंध। यह मेरा चश्मा है, तो ये क्या है? चश्मे से यानी मेरा क्या है? एक संबंध है, यानी मुझे यानी डायरेक्ट ये पता है कि हाँ ये चश्मा मेरा है। और जब कोई चीज़ अपनी हो खुद की, तो वो क्या है? एक संबंध बताता है। क्या बताता है? यानी संबंध होता है। तो उसे ही क्या कहेंगे? यह मेरा चश्मा है, तो यहाँ पर संबंध यानी कौन सा वाला? तो संबंध कारक है। अब जैसे आप पहचानेंगे कैसे कि संबंध कारक कैसे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। तो ये क्या है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप संबंध कारक को कैसे पहचानेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिसके रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, इस सब वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। अब अधिकरण कारक को आप पहचानेंगे कैसे? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकरण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ, अधिकरण या संबोधन या कर्ता या करण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही का ऑप्शन बी संबोधन। पहचानेंगे कैसे कि ये संबोधन कारक को आप यानी पहचानेंगे तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए परसर्ग, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए परसर्ग। क्या होगा? परसर्ग सही होगा। और आपको बता दें परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगाकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी श्लिष्ट, ऑप्शन सी विश्लिष्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है। और आपको बता दें कि हिंदी में 2 तरह की विभक्ति होती हैं। कितने तरह की? हिंदी में 2 तरह की विभक्ति होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की जैसे विभक्ति होती हैं, अर्थात आपको बता दें 2 तरह की होती है विश्लिष्ट। पहली होती है विश्लिष्ट और दूसरी जो होती हैं वो आपकी होती है संश्लिष्ट। कौन सी? संश्लिष्ट। तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ये विभक्ति होती हैं। तो ये विभक्ति जैसे विश्लिष्ट जो विभक्ति होती है, ये जो विश्लिष्ट आपकी पहली विभक्ति है, ये क्या करती है कि ये मतलब जैसे पृथक करती है। क्या? पृथक का मतलब होता है पृथक करती है। पृथक का मतलब होता है जैसे अलग अलग किसी चीज को करना। जैसे श्याम ने वृक्ष, जैसे श्याम ने क्या, तो आपको बता दें कि विश्लिष्ट कितनी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
वो सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, अन्यथा आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बार बार कहना चाहेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय है, वो 3 महीने के आसपास का समय है, और इन 3 महीने में अच्छा रिजल्ट करना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।